सो लेट्स स्टार्ट मिडल इंग्लिश पीरियड। और ये आज हमारा पहला लेक्चर है। पार्ट 1 आज हम करेंगे मिडल इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि हमने 4 पार्ट्स में ओल्ड इंग्लिश कर लिया हुआ है। ओल्ड इंग्लिश के बाद मिडल इंग्लिश की तरफ हम जा रहे हैं। और ये मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि मिडल इंग्लिश स्टार्ट कैसे हुई, वो कौन सा वाक़या था जिससे ओल्ड इंग्लिश पीरियड ख़त्म हो गया और मिडल इंग्लिश पीरियड स्टार्ट हो गया। स्क्रीन शेयर मैंने आपको कर दिया, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा मिडल इंग्लिश लिटरेचर। दीज नोट्स आर टेकन फ्रॉम माइकल अलेक्जेंडर्स बुक अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। थोड़ी सिलेक्शन है, मैंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा डिटेल थी वो मैंने हटा दी है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट और इम्पोर्टेंट चीज़ें ही आपको आपके साथ शेयर की जाएं और आपकी एक बेस बन जाए। सो मिडल इंग्लिश, अगर आपको ये नज़र आ रहा होगा, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आती हैं। 1066 to 1500, ये माइकल अलेक्जेंडर ने, देखिए इसको एज को आपको ये टाइम दिया है, ये 1066 से लेकर 1500 तक, 1066 to 1500 तक ये जो ज़माना है। और इससे पहले जो था वो ओल्ड इंग्लिश था, और ये वाला टाइम जो है ये मिडल इंग्लिश है। और 1500 के बाद जो टाइम आएगा उसको हम रेनेसां कहते हैं। अभी हम रेनेसां में एंटर नहीं हुए लेकिन वो कौन से दो वाकयात हैं जिनसे एक तो ये एज स्टार्ट होती है और फिर आगे रेनेसां स्टार्ट होता है। तो ये दोनों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मीडिएवल राइटिंग वाज डन बाय हैंड, ठीक है। न्यू जो राइटिंग थी, हैंड राइटिंग और प्रिंटिंग, इसका बैकग्राउंड में हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो लिखने का स्टाइल था वो चेंज हो रहा था। इससे पहले कैसे लिखा जा रहा था, राइटिंग जो है हाथ से होती थी, स्क्राइब्स होते थे। स्क्राइब्स कहते हैं जो हाथ से किताब लिखता था, ओके, उसे स्क्राइब कहते थे। तो स्क्राइब्स होते थे और हाथ से किताबें लिखी जाती थी। द पीरियड बिगेन एंड एंडेड विद द अनवेलकम अराइवल ऑफ द टू कॉन्करर्स, ओके। नंबर 1, नॉर्मन्स इन 1066। कहते दो कंकरर ऐसे थे, दो ऐसी एंट्रीज थी जिससे जो इंग्लिश वर्ल्ड है, जो इंग्लिश लिटरेचर की वर्ल्ड है, और इवन उनका मुआशरा, उनकी ओवरऑल सोसाइटी भी है, वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाती है। सिर्फ दो ऐसी चीजें एंटर होती हैं। नंबर 1, नॉर्मन्स आते हैं इन 1066 एंड द प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। और दूसरा जो कॉन्करर है, एक तो नॉर्मन है जो फ्रेंच हैं, फ्रेंच का जो नॉर्थ प्रोविंस है वो नॉर्मन्स कहलाते हैं, तो नॉर्मेंडी कहलाता है वो एरिया। तो नॉर्मन्स का अटैक जो है, या फ्रेंच दूसरे लफ्जों में, उन्हीं का ये पार्ट है नॉर्मन्स। 1066 में एंटर होने से मिडल इंग्लिश आपकी स्टार्ट हो जाती है, पुराना टाइम खत्म हो जाता है। फ्रेंच जो है वो अब पावर उनके पास चली गई है, लिहाजा वो अपने लोग लगा देंगे, बिशप अपने लग जाएंगे, उनके पॉलिटिक्स सारी उनके पास आ जाएगी। फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो एलीट क्लास की लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज बन जाएगी, और फिर फ्रेंच का अपना जो है लिटरेचर है उसका इन्फ्लुएंस आएगा इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर। और एक दफा तो इंग्लिश लिटरेचर बिल्कुल ही दब जाएगा, कि इंग्लिश की वैल्यू बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। जिसने थोड़ी बहुत वैल्यू अगर बना भी ली थी ओल्ड इंग्लिश में, हम देखते हैं कि बेड ने मेहनत की और दूसरे आथर्स ने, फिर एल्फ्रेड ने एजुकेशनल प्रोग्राम लगा के इंग्लिश, लेकिन अभी भी इंग्लिश लैटिन के बराबर नहीं पहुंची थी। और कुछ किताबें जो है ना, तीसरे फेज में जाके हमने देखा कि बुक्स कंपाइल हुई, और इंग्लिश को अब एक रिदम मिल रहा था कि लिटरेचर अब कंपाइल होना शुरू हो गया था। वो सारा कुछ सिलसिला जो है वो मुनक़ता हो जाता है 1066 में आके, जब फ्रेंच अटैक करते हैं इंग्लैंड के ऊपर और फतह कर लेते हैं, दे कॉन्कर्ड द इंग्लैंड। और दूसरा जो अलेक्जेंडर कह रहे हैं, एक और वाकया जिससे फिर दोबारा से सोसाइटी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, वो है प्रिंटिंग प्रेस का आना। कौन सा ईयर है प्रिंटिंग प्रेस का? 1476, 1476 में प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में आ जाती है, और जिससे इंग्लिश वर्ल्ड हमेशा के लिए तब्दील हो जाती है। और आप कभी अगर सर्च करें तो आप हैरान हो गए कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर प्रिंटिंग प्रेस 1476 छोड़े 1576 में भी नहीं आई थी, 1676 में भी नहीं आई थी, 1776 में जाके कहीं
पहली किताब पब्लिश की गई थी, ठीक है, और उस पे भी हंगामा हुआ था कि ये जो हराम है प्रिंटिंग प्रेस, और प्रिंट करना जो है ना गॉड का नेम, ये गुनाह है। और इवन मेरे ख्याल में जिसने पहली किताब प्रिंट की थी उसके हाथ भी काट दिए गए थे। और उसके बाद फिर 19वीं सदी में जाके मुस्लिम वर्ल्ड के जो स्कॉलर थे उन्होंने मान लिया बिलाखिर कि किताबें की छपाई बहुत ज़रूरी है और उसके बगैर इल्म डिससेमिनेट नहीं हो सकता। इल्म मतलब वसी में पैमाने पर फैल नहीं सकता। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि 4 सदियां मुसलमान पीछे रह गए इस प्रिंटिंग प्रेस को टाइम पे यूज़ ना करने की वजह से। और 1476 में अंग्रेज़ों के यहाँ ये प्रेस आ चुका था। यार यहाँ कंपैरिजन करना नहीं है मेरा मतलब, ये समझाना कि ये प्रिंटिंग प्रेस 1476, ये डेट आपने याद रखनी है, और 1066, ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1066 से मिडल इंग्लिश स्टार्ट होती है, और जब प्रिंटिंग प्रेस आता है तो मिडल इंग्लिश खत्म हो जाती है। 1476 एक ऐसी डेट है जो मिडल इंग्लिश का भी खात्मा कर देती है, और अब एक नई दुनिया में लोग दाखिल हो जाते हैं जहां प्रिंट की हुई किताबें धड़ाधड़ अवेलेबल है, और फिर बहुत ज्यादा एजुकेशन फैल जाती है, और इल्म जो है वो घर घर पहुंच जाता है, रेनेसां यानी स्टार्ट हो जाता है आपके। सो इंग्लिश लिटरेचर सर्वाइव्ड द फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट विद डिफिकल्टी। ये जो पहली कॉन्क्वेस्ट नॉर्मन है, इंग्लिश लिटरेचर ने इसको बड़ी मुश्किल से सर्वाइव किया, इसमें बहुत धचका लगा इंग्लिश लिटरेचर को। द रिकॉर्ड इज पैची बट द फ्यू सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट्स शो that it was some generations before native literature recovered. 3 centuries after 1066 it recovered completely, flowering it different dialects under Richard II. रिकॉर्ड हमें ये बता रहा है, यहाँ पे ये लिखा है कि 1066 के बाद जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर जो है वो उसकी वैल्यू नहीं रही थी, इसने जाके अपने आप को तकरीबन इसे 3 सदियां लग गई दोबारा से पांव पे खड़े होने में। 1066 के वाक़े में इंग्लिश लिटरेचर ऐसा ज़मीन बोस हुआ, ऐसा ज़मीन पे गिरा कि किसी ने पूछा ही नहीं कि इंग्लिश में भी कुछ लिखना है अब। क्योंकि अब क्या था, अब लोग फ्रेंच में लिखते थे, लोग फ्रेंच बोलते थे, और फ्रेंच से जवाब मिलती थी, या मजहबी ज़बान जो है वो लैटिन थी, चर्च लैटिन यूज़ करता था, और गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत की ज़बान जो थी वो फ्रेंच थी। तो इंग्लिश तो बोलने वाले को अनपढ़ और जाहिल समझा जाता था। तो बिल्कुल ही इंग्लिश लिटरेचर फिर कौन लिखता, और कोई पढ़ा लिखा था भी नहीं उस, तो ये से अपने पाँव पे खड़ा होने में काफ़ी वक्त लगा। अतः के फिर रिचर्ड II के ज़माने में जाके रिकवरी होती है इसकी। 1 जनरेशन लेटर लंदन इंग्लिश ऑफर्ड अ मोर स्टेबल लिटरेरी मीडियम। और रिचर्ड II के बाद जो फिर उससे अगली सदी यानी 3 सदियां बाद अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू होता है, और 4थी सदी के बाद मुकम्मल तौर पे अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है इंग्लिश लिटरेचर। अभी हम सिर्फ इन शॉर्ट इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं। So historians of the English and England agree that a period ends with 15th century, when the first printed English book appeared in 1476. The phase of Middle English ME was virtually over. ठीक है, तो ये जो 1066 के बाद एक नया फेज स्टार्ट हुआ जिसे हम मिडिल इंग्लिश कह रहे हैं, ये पहली किताब जब छप के आती है 1476 के अंदर, तो आप समझ लें कि मिडल इंग्लिश इज नाउ ओवर, खत्म हो गई मिडल इंग्लिश। जैसे मैंने आपको कहा था कि ओल्ड इंग्लिश खत्म हो जाएगी 1066 में, तो इसमें भी हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि मिडल इंग्लिश का खात्मा कौन करेगा, एक नया कॉन्करर करेगा, और वो है प्रिंटिंग प्रेस। और इसको लेके आया था विलियम कैक्सटन, आगे नाम आ जाएगा। विलियम कैक्सटन था जिसने सबसे पहला प्रेस लगाया, और उसकी जान इसलिए नहीं गई क्योंकि वो अंग्रेज था, और अंग्रेजों के मुल्क में लगाया तो वहां तो नई चीजों को वेलकम किया जाता था। लेकिन इस वाक्य ने मिडिल इंग्लिश, आप यानी मिडिल इंग्लिश अगर आप देखें तो प्रिंटिंग प्रेस पे पहली किताब छपने तक है 1066 में, नॉर्मन के हमले से लेकर पहली किताब के जाहिर होने तक का जो दरमियानी टाइम है, इट इज कॉल्ड MER, Middle English. The language had assumed its modern form except in spelling
Soon afterwards the wars of the roses. तो जो आज की लैंग्वेज है, जो इस वक्त हम इंग्लिश पढ़ भी रहे हैं या बोलते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, बिल्कुल ये रेनेसां से मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है। हाँ, स्पेलिंग में कुछ चीज़ों में तब्दीली आई है, रेनेसां वाली लैंग्वेज से भी थोड़ा बहुत फ़र्क आया है, लेकिन अगर आप रेनेसां के वर्क्स पढ़ें, जैसे आप शेक्सपियर के ड्रामे पढ़ते हैं, तो इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं लगता, रीडेबल है। मिडल इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश में तो आप बेवुल्फ उस दिन आपने देखा था, वो पेज, पहला पेज बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा रहा था। एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज ऐसे लगता था इंग्लिश है ही नहीं, क्योंकि वो ओल्ड इंग्लिश है और अभी ट्रांजिशन की फेज में थी, तो उसे हम लोग आसानी से नहीं पढ़ सकते जब तक हमें कोई सही तरीके से समझा ना दे। सो सून आफ्टरवर्ड्स वॉर्स ऑफ द रोजेस, एक और इम्पोर्टेंट सोशल इंसिडेंट्स जो कि हम देख रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस का आना जिससे मिडिल इंग्लिश खत्म हो जाएगी, और नॉर्मन को कॉन्कर्ड करना नॉर्मन्स का, जिससे मिडिल इंग्लिश स्टार्ट हो रही है, और इस दरमियानी पीरियड को हमने मिडिल इंग्लिश का नाम भी दिया है। एक और वाक़या द वार्स ऑफ द रोजेस, बड़ी अजीब सी वार्स है, यानी फूलों की लड़ाई जो है, वो इसलिए फूलों की लड़ाई है वार्स ऑफ द रोजेस क्योंकि ये प्रिंसेस की लड़ाई थी। दो प्रिंस फैमिलीज आपस में, रूलिंग क्लास जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। एक वन ग्रुप इज कॉल्ड द लैंकास्ट्रियन एंड अदर इज कॉल्ड द यॉर्किस्ट। सो बादशाह के मरने के बाद उसकी फैमिली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो इसलिए लोगों ने इसे वार ऑफ रोजेस कहा। ठीक है, उनके लिए तो दोनों ही रोज थे, दोनों फैमिली इंपॉर्टेंट थी, जो यॉर्कशायर में रहती थी या लंकाशायर में रहते थे। तो एक ग्रुप को कहा गया लैंकास्ट्रियन ग्रुप एंड यॉर्किस्ट क्लेमेंट्स, तो दोनों क्लेमेंट्स थे अबाउट द थ्रोन, टू बी द थ्रोन एंडेड इन द विक्ट्री ऑफ द लैंकास्ट्रियन हेनरी ट्यूडर इन 1485। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल प्रिंटिंग प्रेस और का आना, वो भी 2-3 साल पहले ही पहली किताब आ चुकी थी। और 1485 में ट्यूडर फैमिली जो है, हेनरी ट्यूडर जो कि तख्त पे बैठता है, जो लैंकास्ट्रियन ग्रुप है वो फातेह कहलाता है, और बिल आखिर ये वार्स ऑफ द रोजेस खत्म हो जाती है, प्रिंस के दरमियान जो लड़ाई है प्रिंस वो एंड होती है, और हेनरी ट्यूडर जो है वो तख्त पर बैठ जाता है इंग्लैंड के 1485 में। और ये फैमिली डेफिनेटली नॉर्मन फैमिली है, वही फ्रेंच फैमिली चल रही है, उन्हीं का राज चल रहा है। तो उसके बाद एक ट्यूडर एज स्टार्ट हो जाती है, जिसे आप रेनेसां में हम इसे पढ़ेंगे। हेनरी मेड ए पॉलिटिकल मैरिज, अब हेनरी ने जो कुछ काम और भी किए हैं उनको भी देख लेते हैं। पॉलिटिकल मैरिज विद एलिजाबेथ ऑफ द यॉर्क, ठीक है, जो यॉर्क वाला ग्रुप है, यॉर्कशायर वाला, जो भी इन्हीं की फैमिली है, एक्चुअली स्प्लिट हुई है, तो वहाँ ये एलिजाबेथ से मैरिज भी करता है, जो कि पॉलिटिकल मैरिज है। दे कॉल्ड देयर फर्स्ट सन बाय द ब्रिटिश नेम ऑफ आर्थर, ये अपने बेटे का नाम रखते हैं आर्थर। और आर्थर नाम रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्थर जो नेम है ये ब्रिटेन का नाम है, ब्रिटेन लोगों का नाम है, ये एंग्लो सैक्सन नेम भी नहीं है। मतलब एक लिहाज से उन्होंने एंग्लो सैक्सन और ब्रिटिश उनके लिए अब एक ही हैं, यानी ये फ्रेंच नेम नहीं है। ठीक है, सो हेनरी क्या करता है, एलिजाबेथ से शादी करता है जो उसके राइवल ग्रुप से है, ताकि उनमें जो दूरियां हैं, पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम है वो खत्म किए जाएं, और फिर जो जिन अंग्रेजों पे वो रूल कर रहे हैं इंग्लिश पीपल के ऊपर, ब्रिटिश के ऊपर, उनसे भी फासले कम किए जाएं। तो अपने बेटे का नाम क्या रखते हैं, आर्थर, जो फ्रेंच नेम नहीं है। ये बात है समझने वाली। जैसे हमारे यहाँ कोई शादी करे और बच्चे का नाम शेक्सपियर रख दे या इस तरह से रख दे, तो हमारे लिए तो अजीब लगेगा वो, क्योंकि मुसलमानों में तो ऐसा नाम हम सोच भी नहीं सकते। बेशक हम शेक्सपियर को बहुत लाइक करते हैं। तो इसी तरह था। सो इन 1492 फर्डिनेंड एंड, एक और जो वाक्य है, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, जो आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा, क्योंकि मुसलमान अपनी विक्ट्री तो याद रखते हैं हम लोग, कि स्पेन कब गए थे, कैसे गए थे, कैसे कश्तियां जलाई थी, लेकिन वहां से निकले कैसे थे, बेआबरू होकर कैसे गलियों से निकले थे, ये तो हम मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन इंग्लिश हिस्ट्री में तो मेंशन होता है। इन 1492 फर्डिनेंड एंड इजाबेला ड्रोव मुस्लिम्स आउट ऑफ स्पेन।
and backed the voyage of the Columbus to the Indies. तो ये स्पेन में इजाबेला और फर्डिनेंड, ये दोनों के नाम आते हैं, किंग और क्वीन दोनों के, क्योंकि ये दो अलग फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने फिर पॉलिटिकल मैरिज की थी, ये भी पॉलिटिकल मैरिज थी, और इनकी जो रूल है उसे फर्डिनेंड इजाबेला रूल मिक्स कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही इकट्ठे ही तख्त पर बैठते थे और मिलके फैसले किया करते थे। इन्होंने जो कामयाबी ली वो ये थी कि मुसलमानों को से स्पेन को आज़ाद करवाया इन्होंने 1492 में। इन्होंने, ये डेट आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम मुसलमानों को ये याद होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ से निकलना हमारे लिए थोड़ी शर्मिंदगी का बायस होगा। तो 1492 में फर्डिनेंड और इजाबेला ने मुसलमानों से स्पेन को आज़ाद करवाया। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ ही रेनेसांस स्टार्ट हो रहा है, पुरानी सारी दुनिया खत्म होती जा रही है। और कोलंबस को बैक किया। कोलंबस उससे पहले इटली में गया, इंग्लिश जगह पे गया, वो जो कोर्ट है, और फ्रेंच कोर्ट में गया, उसको कोई पैसे नहीं देता था। वो चाहता था कि इंडिया का एक शॉर्टेस्ट वे डिस्कवर करना चाहता था, लेकिन कोई उस पर इन्वेस्ट नहीं करता था। तो इजाबेला और फर्डिनेंड ने कोलंबस पे इन्वेस्ट किया, उसे पैसे दिए, जहाज दिए, उसे बंदे दिए, उसे कहा जाओ शॉर्टेस्ट वे को डिस्कवर करो। और उस बंदे ने क्या डिस्कवर करके दिया? अमेरिका डिस्कवर कर दिया। इसलिए जो साउथ अमेरिका है सारा, उस पर सबसे पहला कब्जा स्पेन ने किया था, क्योंकि कोलंबस ने वापस आके बताया कि एक मैंने ये जगह देखी है, तो उस पर जाके फिर स्पेन ने बाद में कब्जा कर लिया। तो उनकी ज़्यादातर फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो स्पेनिश है, तो स्पेनिश एम्पायर बनी उस साइड में। तो ये लोग अगर इन्वेस्ट ना करते तो स्पेनिश एम्पायर ना बनती। बड़ी वाइजफुल ये इन्वेस्टमेंट थी ऑन कोलंबस। सो इन 1503 their daughter Catherine was married to Arthur. सो उनकी जो बेटी है उनकी शादी, कैथरीन की शादी वो आर्थर से करते हैं। ठीक है, ये जो इजाबेला और जो स्पेनिश प्रिंसेस है उसकी शादी किसे करते हैं? आर्थर से, जो कि प्रिंस है, ब्रिटिश प्रिंस हम उसे कहेंगे, है तो वो नॉर्मन फैमिली से है। हु डाइड देन टू हिज ब्रदर हेनरी, और उसकी आर्थर की मौत के बाद उसके भाई से उसकी शादी कर दी जाती है, हेनरी से, हु बिकेम हेनरी 8, जो बाद में बादशाह भी बनता है। हेनरी 8 का दौर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी यहाँ पे आप शॉर्ट में देख रहे हैं, बाद में हम इसे डिटेल में देखेंगे। हेनरी डाइवोर्स्ड। अब हेनरी 8 तारीखी एतबार से बड़ा अहम बादशाह है। ये जो वर्ड हम मेंशन कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई गैर जरूरी चीज होती तो हम यहाँ बिल्कुल उसका जिक्र भी ना करते, वो लाइन भी ना लिखते, वो लेते ही ना लाइन। तो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को ध्यान से सुने और याद भी करें। अब हेनरी के साथ शादी किसकी हो जाती है? कैथरीन की। लेकिन हेनरी डाइवोर्स्ड हर इन 1533। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि हेनरी ने ये डाइवोर्स को आसानी से नहीं दी है। हेनरी उसको छोड़ना चाहता था, कैथरीन को तलाक देना चाहता था, लेकिन इंग्लैंड जो है और जो हेनरी है खुद, वो रोम के ताबे था। ठीक है, चर्च का जो मेन सेंट्रल सिस्टम था वो कैथोलिक सिस्टम जो है, कैथोलिक्स जो हैं, क्योंकि इंग्लैंड एक कैथोलिक कंट्री थी उस वक्त, तो इन्हें राब्ता करना पड़ा। हेनरी ने जब सोचा कि मुझे तलाक देनी है, तो क्रिश्चियनिटी में तलाक नहीं दी जाती, इसकी इजाजत नहीं है, तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उस फिरके में, कैथोलिक्स के अंदर खास तौर पे। तो उस टाइम पे दो फिरकों में बढ़ चुकी थी ईसाइयत। एक जो कैथोलिक्स के रूल रेगुलेशन और पावर और करप्शन से तंग थे, जो चौसरा में जब हम पढ़ेंगे तो वो इनको हाईलाइट भी करते हैं। तो उन्होंने एक नया फिरका बना लिया था विच इज कॉल्ड प्रोटेस्टेंट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट जो मूवमेंट है एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट है इन कैथोलिक्स रिलीजन के अंदर। और लग रहा है आज आपको चीज़ों की समझ भी आ जाए, क्योंकि अब आज हम सोशल नेटवर्क बड़ा पेचीदा है थोड़ा सा ये, लेकिन ये वाकया बहुत इंपॉर्टेंट है। 1533 में क्या होता है, हेनरी जो बादशाह है इंग्लैंड का, ये चाहता है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं, और ये राब्ता करता है रोम के साथ, यानी पोप के साथ, जो हेड है चर्च के सारे सिस्टम का, और उसे कहता है कि मुझे तलाक देने का हक दो।
मैं अपनी बीवी को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन पोप कहते हैं कि मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, ईसाइयत में तलाक देने की इजाजत नहीं है। तो हेनरी जो है वो बहुत नाराज होता है और वो कहता है कि अगर तुमने मुझे इजाजत ना दी तो मैं जो है ना वो अपना फिरका ही चेंज कर लूंगा। लेकिन पोप जो है वो किसी कीमत पे नहीं मानता। तो हेनरी क्या करता है, वो बुलाता है प्रोटेस्टेंट्स को और कहता है बताओ जी क्या करना है। और प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि बिल्कुल जी, हमारे फिरके के मुताबिक, ईसाइयत का वो भी फिरका है, जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों में सुन्नी और शिया की बड़ी डिवीजन है, तो आपको पता है एक में तलाक देने का एक तरीका है तो दूसरे में दूसरा तरीका भी होगा। तो इस तरह ये ऐसे ही हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, उनके यहाँ भी ये फिरका बंदी और ये प्रॉब्लम उसी तरह थी। तो प्रोटेस्टेंट ने कहा कि फिक्र ही न करें, आप बिल्कुल तलाक दें, हम आपको इजाज़त देते हैं, बल्कि हम आपको रिटर्न लिख कर देंगे। तो हेनरी ने जो है अपना फिरका चेंज कर लिया, सेक्ट चेंज किया और इंग्लैंड को डिक्लेयर कर दिया, जो कि बादशाह जो होता था वही किंगडम होती थी। आज की डेमोक्रेसी अभी नहीं आई थी इंग्लैंड के अंदर कि फर्द 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 की अपनी मर्जी, ऐसा नहीं था, बादशाह का रूल चलता था। तो हेनरी एट ने क्या किया, अपनी वाइफ को तलाक दे दी, कैथरीन को, और इंग्लैंड को प्रोटेस्टेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया कि उसके बाद जो हमारा अब रोम से कोई लेना देनी है, चर्च ऑफ इंग्लैंड की बुनियाद रख ली, जो खुद अपने आप में सुप्रीम होगा और अपने फैसले खुद कर देगा। ये बात बहुत अहम है। लीडिंग टू द ब्रेक विद द रोम, अब आप इस लाइन को समझेंगे, पीछे थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो आप देखिएगा क्या हुआ कि फर्डिनेंड और एजाबेला की जो बेटी है उसकी शादी, कैथरीन वाज मैरिड टू आर्थर who died and to his brother Henry who became Henry VIII, and Henry VIII जो है divorced her in 1533, leading to the break with Rome and a separate English nation state। उन्होंने कहा हम बिल्कुल अब अलग हैं आप लोगों से, with strong central rule and the state church following the Protestant doctrines of the Reformation। उन्होंने कहा हम अब से प्रोटेस्टेंट हैं और प्रोटेस्टेंट डॉक्ट्रीन्स ऑफ रिफॉर्मेशन को फॉलो करेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा टर्म लिया, पूरा इंग्लैंड ने फिरका ही बदल लिया। बादशाह के बदलने का देर थी कि सब पर अब लागू था कि कोई बंदा अब खुद को कैथोलिक नहीं कहलवा सकता, और कहते हैं इससे बड़े कत्ले आम भी हुए, मजहब के नाम पे फिर बहुत बड़े कत्ल हुए। खैर हम इसको लिटरेचर के परस्पेक्टिव से चूंकि देख रहे हैं तो लिटरेचर पे भी इसके बड़े दूर रस जो हैं वो नताइज निकले। एज प्रिंटिंग एंड प्रोटेस्टेंटिज्म established themselves, the manuscripts in which vernacular writing survived literature survived in 3 languages। अब हालात ये हो गए थे, प्रिंटिंग ने और प्रोटेस्टेंटिज्म में 2 बड़ी तब्दीलियां जो कि आ चुकी थी। अब लोग 3 ज़बानें बोलते थे। लैटिन lived alongside Norman French and the English which was welter of dialects spoken rather than written। और इंग्लिश बेचारी अब स्पोकन लैंग्वेज थी एक, दोबारा से इस पे कोई लिखता ही नहीं था। लिखने का काम जो ओल्ड इंग्लिश में स्टार्ट हुआ था फिर से थम गया था। इंग्लिश राइटिंग वाज लोकल विद टू फ्यू ऑथर्स एंड डेट्स फॉर पॉजिटिव लिटरेरी हिस्ट्री। ओनली आफ्टर 1360 डिड इंग्लिश विन पैरिटी विद फ्रेंच एज ए लिटरेरी मीडियम। कहते हैं कि सिर्फ 1360 में जाके कहीं जाके 1066 में जो बिल्कुल जवाल आ गया था, 1360 में जाके इंग्लिश ने दोबारा अपने पांव पे खड़ी होती है किसी हद तक पैरिटी विद इंग्लिश एज ए लिटरेरी मीडियम। इंग्लिश फ्रेंच के बराबर इसको लिटरेरी मीडियम के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया उस टाइम पे जाकर। लिटरेचर टू फाउंड मॉडर्न फॉर्म्स इन द medieval period, prose in Julian of the Norwich and the Malory in the 15th century, verse in Chaucer and his many peers in 14th century, and drama as early as the 12th century। ये सारी चीजें डेवलप होती हैं इसी एज के अंदर। सो ड्रामा हैड बीन पॉपुलर फॉर 10 जनरेशंस बिफोर शेक्सपियर। तो ये नहीं कि शेक्सपियर ने आके ड्रामे को पॉपुलर किया था, उससे बहुत पहले ड्रामा स्टार्ट हो चुका था, 8-10 जनरेशन पहले ही, और काफी मशहूर भी था। हाँ, उसकी फॉर्म जरा अलग है। मिडिल एज का जो ड्रामा है वो हम देखेंगे कि वो किस तरह का है। ओल्ड एज में हमने देखा कि हमने ड्रामा नहीं पढ़ा, उसमें कोई जिक्र नहीं था ड्रामा।
तो फ्रेंच का क्या, फ्रेंचीफाइड जो हो गया था लिटरेचर, इसके इम्पैक्ट को देखने से पहले हम एक दो टर्म्स जो बॉक्स की गई हैं बुक के अंदर, मैंने इनको सेपरेट लिखे, वो देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल व्हाट इट मींस बाय वर्नैकुलर, ये जो टर्म है इसका क्या मतलब है, और मिडिल एजेस ओवरऑल हम इसे क्या कहेंगे, अभी तक हमने क्या समझा. सो वर्नैकुलर एक लैटिन वर्ड है जिसका जो वर्ना से लिया गया, VERNA, वर्ना. जो हमारे यहाँ वर्ना तो और अंदाज में यूज होता है, आप बेहतर जानते हैं वर्ना कब यूज करना है, लेकिन वर्ना लैटिन वाले जब सुनते हैं होंगे वहां उसका मतलब है स्लेव. वर्ना का मतलब होता है स्लेव. सो वर्नैकुलर कौन सी जबान हो गई, द नेटिव लैंग्वेजेस, वेस्ट यूरोपियन लैंग्वेजेस अदर देन लैटिन. जो लैटिन के अलावा जितनी भी जबानें उनको वर्नैकुलर्स कहा जाता था, क्योंकि लैटिन तो आपको पता है कि उनके मुताबिक गॉड की लैंग्वेज थी, सीक्रेट लैंग्वेज थी, बाइबल लिखी गई थी, गॉड ने कम्युनिकेट किया था इस लैंग्वेज में. सो दैट वाज द सीक्रेट एंड हाईएस्ट एंड प्रेस्टिजियस एंड स्कॉलरली लैंग्वेज, जिसमें बड़े बड़े ऑथर्स ने काम भी किया. और आपने ओल्ड इंग्लिश में देखा कि जो अंग्रेज पढ़े लिखे थे वो भी लैटिन में ही काम करते थे. इवन आप मिडिल एज में भी देखेंगे, और ये ट्रेंड आप रेनेसा में भी देखेंगे, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा कि लैटिन में जो लिखने का रिवाज है वो खत्म हो जाएगा. तो लैटिन वाले क्या समझते थे कि जो दूसरी जबान है वो स्लेव लैंग्वेजेस हैं, उनकी तो अहमियत ही नहीं है, उन्हें वो पुकारते थे वर्नैकुलर्स. तो वर्नैकुलर का ये मतलब है नॉन प्रेस्टिजियस लैंग्वेज, ज्यादा जो अहम जबान ना हो, आम जबान जिसे आप कहें, इंग्लिश जो थी जैसे कि. मिडिल एज क्या है, अगर हम समराइज करें व्हाट इट मींस मिडिल, हिस्टोरिकली द इंग्लिश मिडिल एज इज द पीरियड, अंदाजन जो हम इसे कह सकते हैं 500 to 1500 के दरमियान. द पीरियड आफ्टर 1100, इतना टाइम इस पे लगता है. तो अगर आप देखें कहां से स्टार्ट होता है, 1100 is often called the later Middle Ages. In English political history, this runs from political history अगर देखें एग्जैक्ट डेट के साथ, तो ये डेट 1066 से 1485. क्या हुआ था 1066 को, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, ठीक है. और 1485 को क्या हुआ था, क्या किसी को याद आ रहा है इसमें? ओके, तो ये ट्यूडर फैमिली जो है वो, हेनरी अपने तख्त पे बैठा था, और जो हेनरी ट्यूडर है उसके नाम से फिर हम ट्यूडर फैमिली कहते हैं, वो पावर में आई थी. तो भी एक नया दौर स्टार्ट हुआ इंग्लिश के लिए. In European cultural history, the 13th century is often regarded as the high middle ages. अगर हम इसे मिडिल एज को भी आगे डिवाइड कर ले, जैसे हमने ओल्ड एज को डिवाइड किया था, वी कैन डिवाइड द मिडिल एज आल्सो इन डिफरेंट पार्ट्स. और मजे की बात है कि आप इसे मौसमों के साथ भी मिला सकते हैं. तो इट इज नॉट एंटायरली फैंसीफुल टू सी द 12th सेंचुरी, यानी जो 12वीं सदी है, 1100 के बाद ये सदी है, ये यहाँ से जो टाइम स्टार्ट होगा, 12th century as the spring of the later Middle English. It is called spring. And 13th century जो से आगे as the summer, and 14th century as autumn, and 15th century जो आखिरी as winter. तो हम इसे 4 मौसमों के एतबार से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं. और यहाँ पे आपको मैं बड़ी दिलचस्प मालूमात दूं, आप हैरान होंगे कि काफी दुनिया में ना 4 ही मौसम है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में 5 मौसम है. बिल्कुल, ये पाकिस्तान में 4 मौसम नहीं है, एक्चुअली पाकिस्तान में 5 मौसम है. तो क्या ये आज सवाल मैं आप पे कर रहा हूँ, आपने ग्रुप में इसका रिप्लाई करना है कि 5वां मौसम कौन सा है, जिसे बाकायदा से मौसम माना जाता है. ये कहा जाता है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें 5 मौसम होते हैं. खैर, हम मौसमों के एतबार से मिडल को जो एज है उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. आज का जो अहम तरीन टॉपिक एक और है, वो है इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच. हमें देखना चाहिए कि फ्रेंच के आने से, अभी तक तो हमने ये समझा कि मिडिल इंग्लिश होती क्या है, कौन से अहम वाकयात हैं जिनके दरमियान में जो वक्त है उसको हम मिडिल एज कह रहे हैं. और मिडिल एज की खास बात क्या है, फ्रेंच का आना. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड इन 1066 बाय द विलियम ऑफ द नॉर्मैंडी डिस्प्लेस्ड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ लिटरेचर. ये जो कॉन्क्वेस्ट थी विलियम ऑफ नॉर्मैंडी की, ठीक है, उसने जो एंग्लो सैक्सन किंग था उसको डिफीट कर दिया था,
जंग के अंदर और रिप्लेस कर दिया, बादशाह बन गया उसकी जगह पे। तो ना सिर्फ वो बादशाह बना बल्कि उसने इंग्लिश को एज ए मीडियम भी, इंग्लिश की वैल्यू खत्म हो गई। फॉर द लैंग्वेज ऑफ द न्यू रूलर वाज नाउ फ्रेंच। विलियम द कॉन्करर, जैसे विलियम द फातेह के नाम से याद रखा जाता है कि उसने कॉन्कर किया था इंग्लैंड को, ट्राई टू लर्न इंग्लिश। वैसे उसने इंग्लिश सीखने की कोशिश की शुरू में कि चले मैं ये भी सीख लेता हूँ, बट गेव अप, और फिर हार मान ली कि भाई ये बड़ी मुश्किल जबान है, लिखते हो रहे हैं, ये बोलते हो रहे हैं आप लोग, ये बड़ा बहुत प्रॉब्लम है इंग्लिश के साथ कि इसको लिखने का तरीका और होता है और प्रोनाउंसिएशन हमेशा और होती है। एंग्लो सैक्सन्स डीलिंग विद हिम हैड टू लर्न फ्रेंच। वो उसने कहा जी मुझे नहीं पता, अब आप लोगों को फ्रेंच सीखनी होगी, मेरे साथ रहना है तो फ्रेंच सीखो। एंड द फ्रेंच वाज लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड द लॉ फॉर 3 सेंचुरीज। और अगली 3 सदियों तक जो अदालतें हैं वो फ्रेंच में अब ऑर्गेनाइज होंगी, गवर्नमेंट का सारा निज़ाम फ्रेंच हो गया, और इवन लिटरेचर भी ज़्यादातर फ्रेंच में लिखा गया। और बाद में जो इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ उसके ऊपर भी फ्रेंच का बहुत ज़्यादा असर है। द नॉर्मन स्पोक नॉर्मन फ्रेंच। द नॉर्मन फ्रेंच ऑफ द इंग्लैंड इज कॉल्ड द एंग्लो नॉर्मन। बाय 1076 ऑल बिशप्स वर नॉर्मन्स। ठीक है, 1066 में वो आया था, और अगले 10 साल के बाद अगर देखा जाए तो जितने भी बिशप थे, यानी चर्च सारा का सारा मजहबी निज़ाम भी जो है वो नॉर्मन्स के हवाले कर दिया गया। यानी सारे ओहदे जो है उन्होंने फ्रेंच लोगों में बांट दिए, इवन रिलीजियस जो है वो पोस्ट थी वो भी दी। इस पीरियड को इसी वजह से एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं, यह भी आप याद रखिएगा। इसे एंग्लो नॉर्मन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ नॉर्मन्स आ चुके थे और अंग्रेजों के साथ मिल के जो उन्होंने लिटरेचर तख्लीक किया, इसे एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर और एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कह सकते हैं। अब हम जाते हैं कि क्या लैंग्वेज के अंदर क्या तब्दीलियां हैं जब ये एंग्लो नॉर्मन जो है वो आ जाते हैं। इवन व्हेन इंग्लिश हैड अटेन्ड फुल लिटरेरी पैरिटी विद फ्रेंच इन द रेन ऑफ द रिचर्ड टू, जैसे हमने अभी शुरू में पढ़ा था, रिचर्ड टू के जमाने में जाके 1372 से 98 के दरमियान दोबारा से इंग्लिश थोड़ी सी अपने पांव पे खड़ी हुई थी और फ्रेंच के बराबर इसको समझा जाने लगा। देयर वाज नो स्टैंडर्ड लिटरेरी इंग्लिश। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ जब इंग्लिश दोबारा से मर्ज होती है, द ग्रेट राइटर्स ऑफ द रेन, जेफरी चॉसर, विलियम लैंगलैंड एंड द ऑथर ऑफ द सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट, अगर इन 3 बड़े ऑथर्स को मेंशन करें मिडिल एज के तो वो ये बनते हैं, जेफरी चॉसर, विलियम लैंगलैंड एंड द सर गवेन एंड ग्रीन नाइट के जो ऑथर हैं, जो पता नहीं है बेसिकली, रोड 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इंग्लिश। ठीक है, जब नॉर्मन नहीं आए थे तो इंग्लिश एक ही होती थी ओल्ड इंग्लिश में, तो तनाज़ा कोई नहीं था, एक ही तरह की वो चीजें उन्होंने एक ही तरह से सीखा था लिखना, एंग्लो सैक्सन जो लैंग्वेज थी। लेकिन जब दोबारा से गिरने के बाद, अपने मुकाम से गिरने के बाद, जब फ्रेंच दौर में ये 3 सदियों के बाद, जब 2 सदियों के बाद सर उठाती है, तो अब इसमें डायलेक्ट्स बन गए हैं, मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ जबानें बोली जाने लगी हैं, एक्सेंट का डिफरेंस आ गया। 3 बड़े राइटर को वो कहते हैं अगर देखें तो रोट 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इंग्लिश। चौसर रोट इन लंडन इंग्लिश, लैंगलैंड जो दूसरे आथर हैं रोट इन वॉरचेस्टरशायर इंग्लिश, एंड द ग्वेन पोएट इज एन इंग्लिश ऑफ द स्ट्रैटफोर्ड के शायर जो है। सो स्ट्रैटफोर्ड शायर भी आपसे कह सकते, तो स्ट्रैटफोर्ड शायर में लिखी जा रही थी वॉरचेस्टरशायर के अंदर, और लंदन की जो है इंग्लिश है वो चौसर लिख रहा था। तो 3 बड़े पोएट अलग अलग अंग्रेजी सीख रहे, बोल रहे थे अलग अलग जबानों में, डायलेक्ट स्पेशली, जबान तो एक थी, अलग डायलेक्ट्स में लिख रहे थे। अब एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, कोई स्टैंडर्ड नहीं था कि कौन सी करेक्ट इंग्लिश है या कौन सी इंग्लिश है उसमें लिटरेचर लिखना चाहिए। इवन उससे भी आगे चले, देयर आर यॉर्कशायर इंग्लिश, कैंटिश इंग्लिश, नॉरफोक इंग्लिश एंड अदर वेराइटीज ऑफ द इंग्लिश, एंड द मच राइटिंग इन स्कॉट्स नोन एज इंग्लिश। जो स्कॉट्स वगैरह लिख रहे थे वो कहते थे इंग्लिश है, कैंट में रहने वाले कैंटिश इंग्लिश है, यॉर्कशायर में यॉर्किश इंग्लिश है। जितनी काउंटीज थी, जितने भी प्रोविंसेस थे इंग्लैंड के, उनमें अलग अलग इंग्लिश अलग अलग तरह से बोली जाने लगी। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। और विलियम द कॉन्करर हैड मेड लंदन द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, तो लंदन को बाकायदा से जो कैपिटल बना दिया विलियम ने।
बट लंदन इंग्लिश वाज इटसेल्फ ए मिक्सचर ऑफ डायलेक्ट्स। और प्रॉब्लम ये था कि लंदन खुद एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था, पूरे इंग्लैंड से लोग आते थे, तो यहाँ भी मिक्सचर ऑफ द डायलेक्ट्स। इन द 15th century, London's changing English became the national standard. Printing introduced in 1476 helped to separate this literary standard under the Tudors. जब ट्यूडर्स आते हैं 1485 में, हेनरी ट्यूडर तख्त पे बैठता है और प्रिंटिंग प्रेस आ जाता है उससे 10 साल पहले, 8-9 साल पहले 1476 में। इससे एक नई एज स्टार्ट होती है, जिसे हम बाद में रेनेसां के नाम से पढ़ेंगे, और इसमें ही इंग्लिश स्टैंडर्डाइज भी होती है, क्योंकि जब प्रिंट होके आती है तो फिर एक खास तरह की इंग्लिश को प्रमोट किया जाता है, जो आज इस वक्त आप पढ़ते हैं कि लंदन की वही स्टैंडर्ड इंग्लिश है, आरपी जिसे कह लें आप। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेट हो जाती है, जैसे आप रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन या आरपी कहेंगे। The King's English was eventually disseminated by the such centrally issued works as a prayer book. ठीक है, ऐसी किताबें पब्लिश होती हैं, वैसे किंग्स इंग्लिश और क्वींस इंग्लिश भी कहा जाता है। बाद में जब क्वीन एलिजाबेथ आती हैं, वो भी ट्यूडर फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो क्वींस इंग्लिश और किंग्स इंग्लिश भी वही है जो लंदन में बोली जाएगी, जो स्टैंडर्ड इंग्लिश का दर्जा पा जाएगी। एंड द ऑथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल, ये दो किताबें, बाइबल का एक ऑथराइज वर्जन निकाला गया कि ये वाली जो इंग्लिश है सबसे बेस्ट है और सारे लोग इसको पढ़े। स्पेलिंग वाज फुली स्टैंडर्डाइज्ड ओनली आफ्टर डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ 1755। और पहली डिक्शनरी जो अंग्रेजों ने बनाई वो तो डॉक्टर जॉनसन ने लिखी थी। कब? 1755 में, सॉरी 1755 में, 1755 पहली डिक्शनरी बनी कि ये इंग्लिश को ऐसे इसको बोलना है, उसका ये मतलब होगा। फिक्स करने की कोशिश की गई, इंग्लिश वाज स्टैंडर्डाइज्ड। तो ये साथ साथ हम यूँ समझा, लिंग्विस्टिक वाला एलिमेंट भी यहीं पे हमारा काफ़ी सारा डिस्कस हो रहा है कि इंग्लिश स्टैंडर्डाइज कैसे हुई है। ग्रेजुअली जब इतने ज़्यादा डायलेक्ट्स बन गए थे, ज़रूरी था कि इसे इंग्लिश को फिक्स किया जाए, स्टैंडर्डाइज किया जाए, ताकि एक जैसे लोग बोलें। तो इसमें लंदन की इंग्लिश को फिर प्रमोट किया गया, और जैसे किंग्स इंग्लिश कहा गया, बाद में क्वींस इंग्लिश कहा गया, और इस आइडिया को डिसेमिनेट किया गया, ज़्यादा स्प्रेड किया गया, और रिलीजन की जो किताबें हैं वो इसी इंग्लिश में पब्लिश की गई, खास तौर पे ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल 1611 में जो पब्लिश हुआ। और फिर डॉक्टर जॉनसन ने 1755 में, ये तो आगे जाके कौन सी एज बनेगी, न्यू क्लासिकल एज में डॉक्टर जॉनसन आएंगे, उन्होंने जाके फाइनली फिर पहली डिक्शनरी बनाई, इंग्लिश की पहली डिक्शनरी डॉक्टर जॉनसन ने बनाई थी। ये हम देख रहे हैं कि इंग्लिश कैसे स्टैंडर्डाइज हुई, ताकि जब हम आगे मिडिल इंग्लिश के ऑथर्स को पढ़ें तो हमें ये काफ़ी सारी बातें जो है ना वो समझने में हमें आसानी होगी। द सेक्शन बेस वाज एनरिच्ड विद फ्रेंच, especially in such areas as law and manners. Latin kept its clerical intellectual prestige, English the language of the majority. अब माशरे में 3 ज़बानें डोमिनेट कर रही थी। वास्ट मेजोरिटी जो थी वो तो इंग्लिश बोलती और लिखती थी, जो लैटिन थी वो चर्च की, क्लरिक्स की, जो मौलवियों की ज़बान थी, चर्च की लैंग्वेज थी, मजहब की ज़बान थी, वो लैटिन थी, और जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग एलीट है, एरिस्टोक्रेटिक जो क्लास है, उसकी लैंग्वेज फ्रेंच थी, और जो आम पब्लिक है उसकी ज़बान इंग्लिश थी। तो इस तरह करके हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बाद में जाएंगे। तो ये आज का टॉपिक था, जिसमें हमने सोशियो पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड देखा, और कौन से वो पॉलिटिकल इंसिडेंट्स हैं जिनसे मिडिल एज तरतीब पाती है, और फिर सब्सिक्वेंटली अगली एजेस की तरफ भी हम जाते हैं उन्हीं वाकयात की वजह से। वो कौन से चंद बड़े वाकयात थे जो जिनकी बुनियादी अहमियत है आगे पढ़ने से पहले, हमने उनको कैच करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। और फिर हमने ये देखा कि मिडिल इंग्लिश में जब दोबारा इंग्लिश जिंदा होती है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में, तो वो बिल्कुल ही बिखर जाती है, लेकिन उसे जब वो वापस आती है फॉर्म में, जब दोबारा से लिटरेचर लिखा जाता है, तो प्रॉब्लम आ जाता है वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स का, और फिर इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, और कैसे लंदन की इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। आज जो बीबीसी की इंग्लिश है, ये वही स्टैंडर्डाइज लंदन की इंग्लिश है, जिसे पूरी दुनिया में अब कॉपी किया जाता है और एक अथॉरिटी माना जाता है। So that was today's lecture about Middle Age.